एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज। ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके इस चैप्टर के रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन और प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उन सारे वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक के हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वे में समझना है, देन प्लीज आप उन सारे वीडियोस को चेक कीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट तरीके से एंड बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज आई सेड, द नेम ऑफ द चैप्टर इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज। इस चैप्टर में आप लोग किनशिप के बारे में पढ़ने वाले हो। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदार। इस चैप्टर में आप लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले के टाइम पीरियड के दौरान जो किनशिप का सिस्टम होता था उसके बारे में पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले के टाइम पीरियड के दौरान जो कास्ट एंड जो क्लास का सिस्टम था, जो अलग अलग जाति था, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज के बारे में, यानी कि शुरुआत के समाज के बारे में पढ़ने वाले हो, जो कि एग्जिस्ट करता था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 6th century BC to 6th century C। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो शुरुआत का सोसाइटी था, जो शुरुआत का समाज था, एंड उस समाज में जो किनशिप का सिस्टम था, जो कास्ट एंड क्लास का सिस्टम था, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें ये बता रखा है कि ये जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 6th century BC to 6th century C, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था। इन सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारा सोसाइटी था, जो हमारा समाज था, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा था, वो भी प्रभावित हो रहा था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स एंड काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। इस चैप्टर में हमें उन्हीं सारे चेंजेस एंड उन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बता रखा है। ना नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है, जिसके थ्रू हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। जो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टैक्सुअल ट्रेडिशन, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी टैक्स लिखे गए थे, उन सारे टैक्स से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। ना जो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। उस टाइम पीरियड में जितने भी इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, जितने भी इंस्क्रिप्शन को इनग्रेव किया गया था, उन सारे इंस्क्रिप्शन से भी हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड नाउ जो थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है, इनफैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है महाभारत। उसी टाइम पीरियड के दौरान महाभारत को कंपोज किया गया था। महाभारत से भी हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्ली सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। महाभारत को हम लोग थोड़ा सा डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। महाभारत क्या है? महाभारत एक कोलोसल एपिक है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस है, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है। महाभारत में हमें सोशल कैटेगरीज एंड सोशल सिचुएशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, यानी कि उस टाइम पीरियड में जो अलग अलग कैटेगरीज हुआ करते थे, जो अलग अलग सिचुएशन हुआ करता था, उसके बारे में भी हमें महाभारत में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। महाभारत को कंपोज करने में लगभग 1000 ईयर का टाइम पीरियड लगा था। 5th century BC के बाद से महाभारत के कंपोजिशन का जो प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया जाता है, एंड लगभग 1000 ईयर के बाद महाभारत को कंपोज किया जाता है। महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन स्टोरी है, उसमें हमें 2 ग्रुप्स ऑफ कजन्स के बारे में बता रखा है, दैट इज द कौरव एंड द पांडव। कौरव एंड पांडव के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इन दोनों ग्रुप ऑफ कजन्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, वही महाभारत का मेन स्टोरी है, सेंट्रल स्टोरी है। बट इस मेन या फिर सेंट्रल स्टोरी के अलावा महाभारत में हमें अलग अलग सोशल क्लास के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड अलग अलग जो सोशल क्लास थे, जो सोशल कैटेगरीज थे, उनका कैसा बिहेवियर होता था सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें महाभारत में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए महाभारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसके थ्रू हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी के बारे में, यानी कि शुरुआत के समाज के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। विद दिस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट
टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। ये जो प्रोजेक्ट था इसको स्टार्ट किया जाता है इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ वी.एस. सुधांकर। इस प्रोजेक्ट में क्या डिसाइड किया जाता है? इस प्रोजेक्ट में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग महाभारत, ये जो कोलोसल एपिक है, ये जो टेक्स्ट है, इसका एक क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करेंगे। आखिर क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या होता है एंड इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से रेडी किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। क्रिटिकल एडिशन का मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग हर एक पार्ट्स में हिस्टोरियंस को कई सारे महाभारत के टेक्स्ट मिल रहे थे जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, जो कि अलग अलग लिपि में लिखे गए थे। इस प्रोजेक्ट में ये डिसाइड किया गया कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में हमें जितने भी महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, उन सारे महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग कलेक्ट करेंगे एंड कलेक्ट करने के बाद सारे ही मैन्युस्क्रिप्ट में हमें जितना भी कॉमन वर्सेस मिलता है, यानी कि जितना भी कॉमन श्लोक मिलता है, उन सारे कॉमन वर्सेस को हम लोग एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करेंगे। एंड फाइनली जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जितने भी कॉमन श्लोक थे, जितने भी कॉमन वर्सेस थे, उन सारे वर्सेस को कुछ वॉल्यूम्स के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है एंड लगभग 13,000 पेजेस में इन सारे कॉमन वर्सेस को लिखा जाता है। एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 47 ईयर का टाइम पीरियड लगा था। ये था द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत का ही एक क्रिटिकल एडिशन रेडी करना। विद दिस टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक में हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी में जो किनशिप एंड जो मैरिज का सिस्टम था उसके बारे में बता रखा है। साथ ही साथ हमारे अर्ली सोसाइटी में जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिस किया जाता था, उसके बारे में भी बता रखा है। इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। हिस्टोरियंस बेसिकली पहले के टाइम पीरियड के फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं एंड फैमिलीज के थ्रू वे लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। फैमिलीज क्या होता है? फैमिलीज एक लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल का पार्ट होता है जिसको किनफॉक कहा जाता है। फैमिली बेसिकली किनफॉक का ही एक पार्ट होता है। फैमिली में जो भी रिलेशनशिप होता है वो नेचुरल होता है और ब्लड बेस्ड होता है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसी भी फैमिली या फिर किसी भी किनशिप में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका कैसा एटीट्यूड होता है अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपने फैमिली के प्रति या फिर अपने किनशिप के प्रति। उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, इस चीज को ही हिस्टोरियंस एनालाइज करते हैं, इस चीज को ही हिस्टोरियंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं एंड उसके थ्रू हिस्टोरियंस पहले के टाइम पीरियड के सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसका नाम है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है। पैट्रिलिनी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना जो डिसेंट है, यानी कि अपना जो फैमिली का ओरिजिन है या फिर अपना जो वंश है, उसको अपने पिता के थ्रू ट्रेस करता है, देन इसी को पैट्रिलिनी कहा जाता है। एंड मैट्रिलिनी क्या होता है? मैट्रिलिनी पैट्रिलिनी का ही एकदम अपोजिट होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना जो डिसेंट है, अपना जो वंश है, उसको अपने मदर के थ्रू ट्रस्ट करता है, देन उसी को मैट्रिलिनी कहा जाता है। इस टॉपिक में हमें पैट्रिलिनी के आइडियल के बारे में बता रखा है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी में बेसिकली पैट्रिलिनी का जो सिस्टम था उसी को प्रैक्टिस किया जाता था। एंड महाभारत में भी हमें पैट्रिलिनी का ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आखिर पैट्रिलिनी के अंडर में क्या होता है? पैट्रिलिनी ये जो सिस्टम है, इसके अंडर में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी जो बेटा होता है उसी का अपने फादर के रिसोर्सेज के ऊपर पूरा क्लेम होता है, पूरा अधिकार होता है। एंड इन केस अगर कोई भी जो पिता है वो एक राजा होता है, देन जो नेक्स्ट राजा बनेगा उनके मरने के बाद वो बेसिकली उनका बेटा ही बनेगा। पैट्रिलिनी के सिस्टम में बेटों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। फादर का जो भी रिसोर्सेज होता है वो उसके बेटे को ही मिलता है उनके डेथ होने के बाद। साथ ही साथ फादर का जो थ्रोन है, जो राजगद्दी है, वो भी उसके मरने के बाद उसके बेटे को ही दिया जाता है। बट किसी किसी सिचुएशन में हमें कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। इन केस अगर किसी भी राजा का कोई भी बेटा नहीं होता है, देन ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखने को मिलता है कि उस राजा का अगर कोई भाई है या फिर अगर कोई भी किन्समैन है, यानी कि कोई भी रिलेटिव है, देन उसी को राजा बना दिया जाता है। एंड बहुत ही रियली, बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी राजा का जो डॉटर है उसको रूलर बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता एक ऐसी वुमेन थी जो कि पावर को एक्सरसाइज करती थी, जिसके पास पावर होता था। हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्ली सोसाइटी में कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन भी देखने को मिलता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें अर्ली सोसाइटी में बेसिकली पैट्रिलिनी के सिस्टम को ही प्रैक्टिस किया जाता था। नाउ हमारे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसका नाम है रूल्स ऑफ मैरिजेस। उस टाइम पीरियड में जो अलग अलग मैरिजेस के रूल थे, जो अलग अलग मैरिज के टाइप थे, उसके बारे में हमें इस टॉपिक में बता रखा है। हमें अपने टेक्स्ट के थ्रू 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में पता
पता चलता है। सो जो पहला टाइप है वो है इंडोगेमी। सो इसमें क्या होता है, सो इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने यूनिट में ही शादी करता है, यानी कि अपने ही कास्ट ग्रुप में या फिर अपने ही फैमिली ग्रुप में, अपने ही ट्राइबल ग्रुप में शादी करता है। सो इसी मैरिज सिस्टम को या फिर इसी मैरिज टाइप को एंडोगेमी कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सोगेमी। सो जब भी कोई व्यक्ति अपने यूनिट के बाहर शादी करता है, यानी कि अपने कास्ट के बाहर, अपने किन ग्रुप या फिर अपने ट्राइबल ग्रुप के बाहर शादी करता है, तब इसी को एक्सोगेमी कहा जाता है। सो हमारे अर्ली सोसाइटी में एक्सोगेमी का जो मैरिज टाइप था उसी को डिजायरेबल माना जाता था, उसी को अच्छा माना जाता था ना। जो थर्ड टाइप का मैरिज है वो है पॉलीजिनी। सो इस मैरिज टाइप में एक जो मैन होता है उसका बहुत सारी वाइफ होती है। एंड जो फोर्थ टाइप का मैरिज है वो है पॉलीएंड्री। सो पॉलीएंड्री की मैरिज टाइप में एक जो वेमेन होती है उसके बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं। सो ये 4 टाइप के मैरिजेस के बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम आवर टेक्सुअल ट्रेडिशन, यानी कि फ्रॉम आवर अर्लीस्ट टेक्स्ट। ना नेक्स्ट हमें डॉटर्स के रोल के बारे में बता रखा है। सो लास्ट टॉपिक में हमने सन के रोल के बारे में जान लिया, बेटों की इंपॉर्टेंस के बारे में जान लिया। सो नाउ नेक्स्ट हमें डॉटर्स के रोल के बारे में बता रखा है। सो एक डॉटर का अपने फादर्स के रिसोर्सेज के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं होता था, कोई भी अधिकार नहीं होता था। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि डॉटर का राइट एज होने पे हमें उन्हें एक ऐसे फैमिली में शादी करवा देना चाहिए जो कि हमारे किन के बाहर हो, यानी कि जो कि हमारे कास्ट ग्रुप से, जो कि हमारे किन ग्रुप से बाहर हो। सो एक्सोगेमी का जो मैरिज टाइप था इसी को डिजायरेबल माना जाता था। एंड इसी चीज से कन्यादान का जो रिचुअल है, कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी इमर्जेंस होता है, जिसको एक फादर का रिलीजियस ड्यूटी माना जाता है। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 5th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स के द्वारा कुछ संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। सो इन्हीं सारे संस्कृत टेक्स्ट में वे जितने भी नॉर्म्स वगैरह थे, वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो कि सोसाइटी में फॉलो किए जाते थे, सो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्हीं सारे संस्कृत टेक्स्ट में कंपोज किया गया बाय द ब्राह्मण्स। साथ ही साथ हमें ये भी बता रखा है कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सी का जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स के द्वारा मनुस्मृति को भी कंपोज किया गया था, जो कि एक लीगल टेक्स्ट है। सो धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बता रखा है। सो इन 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में से जो 4 फॉर्म के मैरिजेस थे उसको गुड कंसिडर किया जाता था, एंड बाकी का जो 4 फॉर्म ऑफ मैरिज है उसको कंडेम किया जाता था, यानी कि उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ब्राह्मण्स के द्वारा उसको डिसअप्रूव किया जाता था। सो यहाँ पे हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बता रखा है। एंड अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमने 4 टाइप के मैरिज के बारे में डिस्कस किया। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.3 भी कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.4 द गोत्र ऑफ वुमेन। सो ब्राह्मण्स के द्वारा सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को गोत्र के टर्म में भी क्लासिफाई किया गया था, गोत्र के टर्म में भी डिवाइड किया गया था। सो हर एक गोत्र का जो नाम है वो एक वैदिक सिर, यानी कि एक वैदिक ऋषि के नाम से ही ड्राइव किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गौतमा गोत्र। सो ये जो गोत्र का नाम है ये गौतम ऋषि के नाम से ड्राइव किया गया है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, सो दूसरा एग्जाम्पल है वशिष्ठ गोत्र। सो इस गोत्र का जो नाम है वो बेसिकली वशिष्ठ ऋषि के नाम से ही ड्राइव किया गया है। सो हर एक गोत्र का जो नाम है वो किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम से ही ड्राइव किया गया है। सो संस्कृत टेक्स्ट में हमें गोत्र से रिलेटेड 2 रूल्स के बारे में पता चलता है। सो पहला जो रूल है वो ये है कि शादी के बाद एक वुमेन को अपने फादर के गोत्र को गिव अप करना है और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना है। एंड जो दूसरा रूल है वो ये है कि सेम गोत्र में रहने वाले जितने भी मेंबर्स है वे लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। बट हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कई सारे एक्सेप्शनल सिचुएशन भी देखने को मिलते हैं, कई सारे एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर्स थे एंड स्पेशली उन सारे रूलर्स की जो वाइफ थी, सो वे लोग गोत्र के इन सारे रूल्स को नहीं मानते थे। सो हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जिन सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सतवाहना डायनेस्टी की जो रूलर थी उन्होंने अपने फादर के गोत्र को गिव अप नहीं किया था शादी करने के बाद भी। साथ ही साथ कई सारे ऐसे सतवाहना रूलर थे जिन्होंने सेम गोत्र के वुमेन के साथ ही शादी किया था। सो हमें कई सारे एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिलते हैं। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.5 वेयर मदर्स इंपॉर्टेंट, यानी कि क्या पहले के सोसाइटी में मदर्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल होता था या फिर नहीं। सो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी हिस्टोरियंस बेसिकली सतवाहना रूलर्स को ही अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स के नाम को अच्छी तरीके से देखते हैं। सो जो ज्यादातर सतवाहना रूलर्स थे वे लोग मैट्रोनिमिक्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई किए जाते थे। सो मैट्रोनिमिक्स का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति अपना जो नाम है वो अपने मदर के नाम से ड्राइव करता है। सो सतवाहना रूलर्स के केस में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो कि अपने नाम को अपने मदर के नाम से ही ड्राइव करते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले के सोसाइटी में मदर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता था। बट जब भी हम लोग सक्सेशन की बात करते हैं, सो सतवाहना डायनेस्टी में भी पैट्रिलिनियन सक्सेशन को ही फॉलो किया जाता था। सो इससे हमें मदर्स के रोल के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि सच में मदर्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल होता था या फिर नहीं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3 सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट।
सो इस टॉपिक में हम लोग हमारे अर्ली सोसाइटी में जो भी सोशल डिफरेंसेस होते थे उन सारे डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें कास्ट के बारे में बता रखा है, यानी कि वर्ण के बारे में बता रखा है। कास्ट क्या होता है? सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो अलग अलग रैंक दिया जाता है, उसी को कास्ट कहा जाता है, उसी को वर्ण कहा जाता है। एंड ये बेसिकली हमें हायरार्की के फॉर्म में ही देखने को मिलता है, यानी कि रैंकिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है। सोसाइटी में जो सबसे पहला जो रैंक है वो बेसिकली ब्राह्मण्स को दिया गया, ब्राह्मण वर्ण के लोगों को दिया गया। जो सेकंड रैंक है वो क्षत्रिय वर्ण को दिया गया, जो थर्ड रैंक है वो व्यास वर्ण को दिया गया, एंड जो फोर्थ रैंक है वो शूद्र वर्ण को दिया गया। ब्राह्मण्स के द्वारा धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र जैसे जो संस्कृत टैक्स थे, उन सारे संस्कृत टैक्स में कास्ट का जो सिस्टम था, वर्ण का जो सिस्टम था वो लिखा गया। एंड साथ ही साथ ब्राह्मण्स के द्वारा ये कहा गया कि ये जो वर्ण सिस्टम है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये डिवाइन क्रिएशन है, यानी कि ये भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया है एंड ये बर्थ के ऊपर ही डिटरमाइन होगा। किसी भी व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके बर्थ के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति का जन्म जिस भी वर्ण में होगा वो व्यक्ति उसी वर्ण का कहलाएगा। ये ब्राह्मण्स के द्वारा कहा गया था। ये था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। नाउ इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है द राइट ऑक्यूपेशन। इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि सोसाइटी में ये जो 4 सोशल कैटेगरीज थे, ये जो 4 वर्ण सिस्टम थे, हर एक वर्ण के लोगों को कौन से आइडियल वर्क को, कौन से आइडियल ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, ये भी इवन ब्राह्मण्स के द्वारा धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में लिखा गया था। जो पहला वर्ण है दैट इज द ब्राह्मण। ब्राह्मण्स का जो आइडियल ऑक्यूपेशन था वो था वेदास को स्टडी करना एंड वेदास को टीच करना, साथ ही साथ सैक्रिफाइस को परफॉर्म करना, यानी कि पूजा पाठ करना, एंड गिफ्ट्स को रिसीव करना एंड गिफ्ट्स को देना। जो दूसरा वर्ण था वो था क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण के जितने भी लोग थे उनका जो आइडियल ऑक्यूपेशन था वो था वॉरफेयर में एंगेज रहना, यानी कि युद्ध वगैरह करना, साथ ही साथ लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, साथ ही साथ वेदास को पढ़ना एंड गिफ्ट्स को देना। जो तीसरा वर्ण था वो था व्यास वर्ण। व्यास वर्ण के जितने भी मेंबर्स थे उनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड में ही एंगेज रहना, यानी कि व्यापार वगैरह करना। एंड जो सबसे लास्ट वर्ण है वो है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के जितने भी मेंबर्स थे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था एंड वो था टू सर्व द हायर 3 वर्ण, यानी कि शूद्र वर्ण के लोगों को अपने से जो हायर 3 वर्ण के लोग हैं उनको सर्व करना है, उनके लिए काम करना है। विद दिस टॉपिक नंबर 3.1 भी कंप्लीट होता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नॉन क्षत्रिय किंग। इस टॉपिक में हमें कुछ नॉन क्षत्रिय किंग के बारे में बता रखा है। संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के जो लोग थे वही लोग किंग बन सकते थे। बट हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे, बट क्षत्रिय ना होके भी वे लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करते हैं। वे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल राजा बनते हैं। जो पहला नॉन क्षत्रिय किंग का एग्जाम्पल है वो है मौर्यन रूलर। मौर्यन एम्पायर में जितने भी रूलर थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वे सारे रूलर क्षत्रिय वंश से ही बिलोंग करते थे, बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वे सारे ही रूलर किसी न किसी लोअर ओरिजिन से बिलोंग करते थे, यानी कि लोअर कास्ट या फिर लोअर वर्ण से बिलोंग करते थे। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सुंगास एंड कन्वास। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सुंगास एंड कन्वास बेसिकली ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स होते हुए भी ये लोग राजा बनते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है साका रूलर। ब्राह्मण्स के द्वारा साका डायनेस्टी के रूलर्स को मिलिशास कहा जाता था, जिसका मतलब होता है आउटसाइडर। ये लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे, बट ये लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किए थे। ये भी एक नॉन क्षत्रिय किंग का एग्जाम्पल है। एंड जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है सतवाहना रूलर। सतवाहना डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे वे लोग भी ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स होते हुए भी वे लोग किंग बनते हैं, वे लोग राजा बनते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट नॉन क्षत्रिय किंग के एग्जाम्पल थे। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जातिज एंड सोशल मोबिलिटी। इस टॉपिक में हमें जाति के बारे में बता रखा है। ब्राह्मण्स के द्वारा लोगों को वर्ण में तो डिवाइड किया ही गया था, बट वर्ण में डिवाइड करने के साथ साथ काफी लोगों को जाति में भी डिवाइड किया गया था। वर्ण की तरह जाति भी एक सोशल कैटेगरी ही था। वर्ण की तरह ही जाति भी बर्थ के ऊपर ही बेस्ड था, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म लेगा वो उसी जाति का कहलाएगा। बट वर्ण एंड जाति के बीच में हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? वर्ण बेसिकली 4 नंबर में ही फिक्स थे, बट जाति में हमें कोई भी फिक्स नंबर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जाति कितने भी नंबर्स का हो सकता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बियॉन्ड द 4 वर्नास इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में कुछ ऐसे पॉपुलेशन थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थे, यानी कि जो कि ब्राह्मण्स के आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे। उन सारे लोगों को ब्राह्मण्स द्वारा और अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल लाइक कंसिडर किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दूसरा एग्जांपल है निषाद। निषाद कम्युनिटी के जो लोग थे उन लोगों को भी अनसिविलाइज्ड कंसिडर किया जाता था। तीसरा एग्जांपल है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड फोर्थ एग्जांपल है ऐसे लोग जो कि संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलते थे। इन सारे लोगों को ब्राह्मण्स के द्वारा अनसिविलाइज्ड या फिर ऑड कंसिडर किया गया। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बियॉन्ड द 4 वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जिन सारे लोगों को ये जो वर्ण सिस्टम था इस सिस्टम के ही बाहर कंसिडर किया गया बाय द ब्राह्मण्स एंड उन्हीं सारे लोगों को अनटचेबल्स कहा गया।
सो ब्राह्मण्स के द्वारा अनटचेबल्स को चांडास भी कहा गया क्योंकि ये लोग डेड बॉडी एंड डेड एनिमल्स को हैंडल किया करते थे। सो ब्राह्मण्स के द्वारा मनुस्मृति में अनटचेबल्स के लिए कुछ ड्यूटीज भी लिखा गया था। जैसे कि जो पहला ड्यूटी है वो ये है कि अनटचेबल्स को विलेज के बाहर में ही रहना है। दूसरा जो ड्यूटी है वो ये है कि अनटचेबल्स को डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि फेंके गए यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अनटचेबल्स को डेड बॉडी के क्लोथ्स को पहनना है एंड आयरन के ऑर्नामेंट्स को ही पहनना है। साथ ही साथ अनटचेबल्स को रात के टाइम में विलेजेस में एंड सिटीज में वर्क नहीं करना है। साथ ही साथ अनटचेबल्स को डेड बॉडीज को डिस्पोज करना है एंड साथ ही साथ अनटचेबल्स का एविडेंस हमें फॉरेन अकाउंट से भी मिलता है। सो फाहियान एंड ज़ुआंग जैसे जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे, सो उन सारे चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट से भी हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस होता था उसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 4, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि सोसाइटी में ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते थे, प्रॉपर्टी होते थे, सो उन सारे लोगों को सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन मिलता था, एक अच्छा स्टेटस मिलता था। सो उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि ऐसे कौन से जेंडर के लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का परमिशन होता था। सो जो पैटर्नल स्टेट होता था, यानी कि पिता का जो भी संपत्ति होता था, जो भी रिसोर्सेज होता था, सो पिता के डेथ होने के बाद उनके जितने भी बेटे हैं, सो हर एक बेटे में उन सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। बट जो भी एल्डर बेटा होता था, सो उसको कुछ ज्यादा ही हिस्सा मिलता था। सो इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर वेमेन का कोई भी हक नहीं होता था, एक डॉटर का कोई भी अधिकार नहीं होता था। बट वेमेन का अपना स्त्री धन होता था। सो शादी के टाइम में उनके पेरेंट्स द्वारा या फिर उनके रिलेटिव्स द्वारा जो कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता था किसी भी वेमेन को, सो वे सारे ही जो गिफ्ट्स होते थे, वे सारे ही जो रिसोर्सेज होते थे, सो उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर वेमेन का फुल अधिकार होता था। सो बेसिकली जो मेल जेंडर के लोग होते थे उन्हीं लोगों के पास ये परमिशन था कि वे लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि ऐसे कौन से वर्ण के लोग होते थे जिनके पास ये परमिशन होता था कि वे लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो पहले, दूसरे एंड तीसरे वर्ण के लोग थे, दैट इज द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड व्यास। सो इन सारे वर्ण के लोगों के पास ये परमिशन था कि ये लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे। वेरेज जो सबसे लास्ट वर्ण, दैट इज द शूद्र वर्ण, सो शूद्र वर्ण के जितने भी लोग होते थे, सो उनके पास ये परमिशन नहीं था कि वे लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, वो था टू सर्व द अदर, यानी कि आपको दूसरे के लिए काम करना है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो इस टॉपिक में हमें एक स्टोरी के बारे में बता रखा है जो कि हिस्टोरियंस को सुत्ता पिटक्का में मिलता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो इस स्टोरी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है ये ह्यूमन का चॉइस है एंड ह्यूमन का क्रिएशन है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किनशिप का जो सिस्टम है वो बनाया गया है एंड ह्यूमन बीइंग जब चाहे इस सिस्टम को हटा भी सकता है, इस सिस्टम को खत्म भी कर सकता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी को जानना है देन प्लीज डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए इस टॉपिक का आप लोग। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हैंडलिंग टैक्स, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि आखिर हिस्टोरियंस किस तरीके से टैक्स को हैंडल करते हैं, यानी कि टैक्स को स्टडी करते हैं। सो जब भी हिस्टोरियंस किसी भी पुराने टैक्स से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं देन वो बेसिकली इन पांचों चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। सो सबसे पहला है लैंग्वेज। सो सबसे पहले हिस्टोरियंस ये चेक करते हैं कि कोई भी जो टैक्स है उसका लैंग्वेज क्या है, क्या वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर तमिल या फिर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। सो सबसे पहले हिस्टोरियंस किसी भी टैक्स के लैंग्वेज को चेक करते हैं। उसके बाद सेकंड, हिस्टोरियंस उस टैक्स के कंटेंट को, उस टैक्स के काइंड को चेक करते हैं कि क्या वो जो टैक्स है उसमें कोई मंत्र लिखा गया है या फिर कोई भी स्टोरी वगैरह लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट, हिस्टोरियंस उस टैक्स के ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हिस्टोरियंस उस टैक्स के डेट को फाइंड आउट करते हैं एंड फाइनली हिस्टोरियंस उस टैक्स के प्लेस को भी फाइंड आउट करते हैं कि आखिर किस प्लेस में इस टैक्स को लिखा गया था। सो जब भी हिस्टोरियंस किसी भी टैक्स से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं देन वो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ हमारा 6 टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है लैंग्वेज एंड कंटेंट। सो इसमें हमें बेसिकली महाभारत के बारे में बता रखा है कि आखिर हिस्टोरियंस किस तरीके से महाभारत ये जो टैक्स है इसको एनालाइज करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हिस्टोरियन सबसे पहले किसी भी टैक्स के लैंग्वेज को फाइंड आउट करते हैं। सो हिस्टोरियंस महाभारत के लैंग्वेज को चेक करते हैं। सो महाभारत ये जो टैक्स है ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ना नेक्स्ट चीज, हिस्टोरियंस इस टैक्स के कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। सो महाभारत ये जो टैक्स है इसमें हमें 2 सेक्शन देखने को मिलता है। एक है नैरेटिव सेक्शन जहाँ पे हमें स्टोरीज देखने को मिलता है एंड दूसरा है डायडेक्टिक सेक्शन। सो इसमें हमें कुछ मॉरल लेसन के बारे में पता चलता है, कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चलता है, कुछ अच्छी चीजों के बारे में पता चलता है, यानी कि लेसन्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथर एंड डेट। सो इसमें हमें महाभारत के ऑथर एंड डेट के बारे में बता रखा है। सो थर्ड चीज जो कि हिस्टोरियंस चेक करते हैं वो है कि महाभारत के आखिर ऑथर कौन थे। सो अकॉर्डिंग टू सम टैक्स ये माना जाता है कि महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी है वो चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था जिनको सुतास कहा जाता था।
सो चैरियोटर का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि रथ को चलाते हैं। सो सारथी को ही चैरियोटर कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा ही महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी था वो पोएम्स के फॉर्म में कंपोज किया गया था। बट ये सारे जो पोएम्स थे, महाभारत का जो स्टोरी था वो ऑरली ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता था। बट 5th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स के द्वारा इन सारे ऑरल स्टोरीज को लिखा गया एंड ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वेद व्यास के द्वारा महाभारत को कंपोज किया गया था। नाउ जो फोर्थ चीज जो कि हिस्टोरियंस चेकआउट करते हैं वो है डेट। सो महाभारत को कंपोज होने में लगभग 1000 ईयर का टाइम पीरियड लगा था एंड 5th सेंचुरी बीसी के बाद से ही महाभारत का कंपोजिशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.2 भी कंप्लीट होता है। सो दोनों ही टॉपिक में हमें महाभारत ये जो टेक्स्ट है ये हिस्टोरियंस द्वारा किस तरीके से एनालाइज किया गया इसी के बारे में बता रखा है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 6.3 दैट इज द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से महाभारत ये जो स्टोरी है ये सच है या फिर नहीं इसको फाइंड आउट करते हैं। सो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल। सो बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर जो एक विलेज था उसको एक्सकेवेट किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1951 एंड 1952। सो आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने हस्तिनापुर विलेज में एक्सकेवेशन की। सो एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें जितने भी फाइंडिंग्स मिले सो उन सारी फाइंडिंग्स से हमें ये नहीं पता चलता है कि महाभारत में जिस हस्तिनापुर के बारे में बता रखा है सो वो जो हस्तिनापुर है एंड ये जो विलेज है हस्तिनापुर सो ये दोनों ही हस्तिनापुर एक ही हस्तिनापुर है, क्योंकि एक्सकेवेशन के दौरान हमें ऐसा कोई भी रॉयल फाइंडिंग नहीं मिलता है या फिर महाभारत टेक्स्ट में हमें हस्तिनापुर के बारे में जो कुछ भी बता रखा है सो वो जो इन्फॉर्मेशन है एंड जो हमें एविडेंस मिलता है सो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। साथ ही साथ इसी टॉपिक में हमें महाभारत में पॉलीएंड्री का जो प्रैक्टिस हुआ था उसके बारे में भी बता रखा है, यानी कि द्रौपदी का जो 5 पांडव के साथ मैरिज हुआ था सो उसके बारे में भी बता रखा है। साथ ही साथ इस टॉपिक में हमें अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियन के बारे में भी बता रखा है अबाउट द पॉलीएंड्री सिस्टम दैट इज मेंशन इन महाभारत। सो विद दिस टॉपिक नंबर 6 भी कंप्लीट होता है एंड इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 7 अ डायनेमिक टेक्स्ट। सो उस टॉपिक में हमें इतना कुछ नहीं बता रखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रखा है कि ये जो महाभारत टेक्स्ट है ये एक डायनेमिक टेक्स्ट है, यानी कि ये कंसिस्टेंटली चेंज होते गया, इसमें टाइम टू टाइम एडिशन होते गया। सो इसीलिए महाभारत टेक्स्ट को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा गया है। सो विद दिस हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर किसी भी टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज वॉच माय डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का भी ऐसा ही वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन उन दोनों वीडियोस का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन उन सारे वीडियोस का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर का भी वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो नाउ सी यू ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।